नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दिल्ली और एनसीआर में इस बार हर साल की तरह पटाखों पर रोक है। 4 से 6 महीने पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया था ताकि कोई ऐसा ना हो कि पटाखे दुकानदार खरीद लाए और वो परेशान हो। और यही वजह है कि कल शायद बहुत ज़्यादा पटाखों का शोर होने के कारण मैं आपको वीडियो ना दे पाऊँ। दिवाली में मनाऊँगा, दिवाली की छुट्टी के साथ भी मैं काम कर सकता था, आपके साथ जुड़ सकता था, आपका साथ अच्छा लगता है। लेकिन कल शायद ही कह रहा हूँ, अगर मौका मिला, शोर कम हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में उन लोगों की जिनकी दिवाली पक्की है और हमारी सबकी ज़िंदगी में तो नरक चौदस है। बात करेंगे अडानी साहब की। बहुत दिनों से अडानी साहब पे बात नहीं की है। अडानी साहब का एक और बड़ा और दमदार टाइप का एक, जिसको कहते हैं, उनकी उपलब्धि सामने आई है, उनका एक अचीवमेंट सामने आया है। वो क्या है अचीवमेंट, वो क्या घोटाला है और उस घोटाले पे आवाज़ उठाने वाले आदमी के साथ क्या हुआ, इसको इस स्टोरी में हम समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसको घोटाला कहना चाहें तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं अभी आया। बिल्ट, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफ़र, बीओटी तो आपने बहुत सुना होगा। ये मामला है बूट, BOOT का मामला है गुजरात का। और गुजरात में अडानी साहब के पोर्ट्स का, बहुत सारे पोर्ट हैं उनके, अलग अलग समय पे हम उनकी चर्चा सुनते हैं। किसी पे ड्रग्स पकड़ी जाती है, किसी पे कुछ होता है और उस पर लगातार बातचीत होती रहती है। अभी पिछले दिनों एक अडानी के जो मुंद्रा पोर्ट हैं, उसमें जो फ्रांस के पार्टनर हैं, उन्होंने अपनी पार्टनर से वो उठा के एक चाइनीज़ पार्टनर को बेच दी। और इस तरह श्रीलंका के हम्बनटोटा की तरह भारत के बंदरगाह पर भी चीन की मौजूदगी बन गई। इस पर विवाद हुआ, इस पर केंद्र में मामला हुआ। क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन ये बात अभी याद आ गई तो मैंने आपको बता दी। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ वो वीडियो है एक बहुत बड़े घोटाले का। 2024 की शुरुआत में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, ऐसे समझिए कि BOOT पे ये जो पोर्ट हैं मुंद्रा वगैरह, ये सारे के सारे किनको मिले हुए हैं? अडानी साहब को, मुंद्रा। इनको क्या करना है? इनको सरकार कहती है भाई 30 साल के लिए इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 30 साल के लिए, गौर कीजिएगा। और 30 साल में इनको क्या करना था कि वहाँ एक पोर्ट डेवलप करना था, पोर्ट को चलाना था, उससे पैसे कमाने थे। और पैसे कमाने के बाद 30 साल में उसको सरकार को हैंडओवर कर देना था। सरकार उसका जो चाहे करे, या खुद चलाए या किसी और कंपनी को ज़्यादा पैसे में ठेके पर दे और उससे वसूली करे। 30 साल का ये BOOT कॉन्ट्रैक्ट अडानी साहब के साथ था। तो 30 साल से अडानी जी का काम तो चलना नहीं था। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में BJP की सरकार है, तो अडानी जी ने सोचा क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठा लें। कॉन्ट्रैक्ट 30 साल का है। अडानी जी ने एक एप्लीकेशन लगाई गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को और कहा साहब कि जो 30 साल के लिए हमको दिया आपने BOOT में, इसको आप 75 साल कर दीजिए। रूल कहता है कि 50 साल से ज़्यादा किसी का बढ़ाया ही नहीं जा सकता। यानी अगर सब कुछ ठीक रहता तब भी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड 50 साल तक की ही इजाज़त दे सकता था। और अडानी जी ने 75 साल के लिए अप्लाई कर दिया। तो हुआ क्या कि ये जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है, इसकी एक बैठक हुई 12 मार्च 2024 को और इसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि जो बोर्ड की संपत्ति है उसको चलाने के लिए टेंडर मंगाए जाएं और जो आज की तारीख में ऑपरेटर है यानी अडानी भाई, इनसे कहा जाए कि अब नई शर्तों पे आपको हम ये चलाने को देंगे। ये चलाने का आपको अधिकार नहीं मिलेगा, नहीं तो एक नया प्रपोजल लेके आई है, एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह वगैरह, जाहिर बात है। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि अलग अलग दरें पोर्ट को लेकर विकसित की जाए और उसके हिसाब से पैसे लागू किए जाएं। अब आप देखिए, सीधे सीधे 30 साल के लिए जो पोर्ट अडानी जी को चलाने को मिला था, अडानी जी चाहते हैं वो उनको 75 साल के लिए दे दिया जाए। उन्होंने एक बोर्ड है जिसको ये प्रस्ताव भेजा, जो इसका फैसला करता है। बोर्ड ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ठुकरा के ये कहा भैया कि इनसे बोलो
कि ये ज़्यादा पैसा बढ़ा के नई टर्म लेकर आएँ, इसके साथ में टेंडर मंगाए जाए, अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ पर पोर्ट चलाना चाहे तो वो भी चला सके, और जो टैक्सेशन है उसकी रेट वगैरह भी बदली जाए ताकि सरकार की आमदनी बढ़े, और 30 साल तक चलाने का ही अडानी जी को हक है। इस फैसले को गुजरात में इस फैसले को गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड उसने ठुकरा दिया, और मुख्यमंत्री का सीधे सीधे इसमें रोल है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई फैसला बोर्ड का फैसला कुछ नहीं चलेगा, 75 साल के लिए हम मुंद्रा, हजीरा और दहेज पोर्ट अडानी जी को दे रहे हैं। 75 साल का कंट्रोल दे दिया इन्होंने, बगैर दाएं बाएं कुछ किए। और जो फैसला करने वाली संस्था है, जो बोर्ड है, जैसे कि अभी देखिए संसद में चल रहा है माधवीपुरी बुच के मामले में, कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी से बड़ी कोई संस्था नहीं है, उसके बाद तो जेपीसी ही बचते हैं। उसने माधवीपुरी बुच को बुलाया, वो नहीं गई। ऐसे यहाँ पे मेरीटाइम बोर्ड जो है वो कह रहा है कि अडानी को 30 साल से ज़्यादा चाहिए तो भैया उससे पैसे लो, 30 का ही हक था, और 50 से ज़्यादा वैसे भी नहीं दिया जा सकता था। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कुछ नहीं, 75 साल। 14 अगस्त 2024 को ये खबर देखिए, कब से, मार्च में 12 मार्च को ये फैसला हुआ, 14 अगस्त को ये डॉक्यूमेंट एक पत्रकार के हाथ लगते हैं। एक पत्रकार को ये पूरी कहानी कोई बताता है, द हिंदू का पत्रकार है, और उस पत्रकार ने इस खबर को तफसील के साथ 14 अगस्त 24 को छापा और बताया कि जो ठेका 30 साल के लिए दिया गया था, वो ठेका बगैर एक भी पैसा एक्स्ट्रा लिए 75 साल के लिए कर दिया गया है, सीधे सीएम ने कर दिया है। और ये खबर छपने के बाद द हिंदू ने खबर को छापा। इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई, बोर्ड ने एक स्पष्टीकरण मांगा सरकार से, कहा कि जरा आप क्लियर करिए कि 27 से 28 के बीच में जो रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलनी चाहिए, भाई अडानी जी रॉयल्टी देते हैं, वो रॉयल्टी हमको कम क्यों मिली, क्योंकि 1700 करोड़ रुपए की रॉयल्टी पाने का हक गुजरात सरकार को था, अडानी जी ने दिए कुल 394 करोड़। इसके बाद जो अधिकारी इसमें शामिल थे उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और आंकड़े फिर से कंपनी की सुविधा के हिसाब से तैयार किए जाने लगे। ये जानकारी जयराम रमेश ने ट्वीट भी की है। हुआ ये कि ये पूरा का पूरा घोटाला जो आदमी, जो पत्रकार निकाल के लाया था, उसका नाम था महेश लांगा। महेश लांगा लगातार बहुत सारे घोटाले एक्सपोज करता रहता था गुजरात में, अडानी से जुड़े हों, दूसरी चीज़ें हों। महेश लांगा को इसके बाद लपेट दिया गया, केवल ऊपर मुकदमा किया गया कि इसके ऊपर सरकार के सीक्रेट कागज पाए गए हैं। अब एक पत्रकार अंदर की खबर निकाल के लाए और प्रकाशित कर दे तो पत्रकार का दोष है, वो तो विसिल ब्लोअर है, उसको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए सिस्टम को कि तूने भाई अंदर से निकाल के खबर ये बताया कि हमारे देश को, हमारे राज्य को कैसे लूटा जा रहा है, तो उसको तो इनाम देना चाहिए कायदे से, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, और ये मुकदमा होने से पहले एक और मुकदमा उसके खिलाफ किया गया, और बड़ा मुकदमा किया गया। मुकदमा ये किया गया कि इसने जीएसटी के मामले में घोटाला किया है। एक जीएसटी स्कैम खुला गुजरात में, जिसमें 30 कंपनियां अलग अलग तरह की पाई गई जो जीएसटी कंपनसेशन के ज़रिए घोटाला कर रही थी और सरकार को चूना लगा रही थी। इस मामले में महेश लांगा की पत्नी का नाम एक कंपनी की डायरेक्टरशिप में पाया गया, ऐसा दावा किया गया है। यानी मामला जीएसटी घोटाले का हो गया, और इसमें गिरफ्तारी वगैरह शुरू हो गई। महेश लांगा को कर लिया गया गिरफ्तार करने के बाद में इस मामले में एक धारा और जोड़ दी गई कि ये पैसा विदेशों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आ रहा था, और जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें आया, ये मामला ईडी का बन गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में कूद गई और कई जगह उसने छापे मारे, और छापे मारने के बाद में महेश लांगा अब तक पुलिस की गिरफ्त में है। और ये अपने आप में एक लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर हमले का मामला है कि भैया एक पत्रकार एक खबर निकाल के ला रहा है, उसके बाद आप उसमें जीएसटी घोटाला, गुप्त कागज, याद कीजिए
लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू किया एक पत्रकार ने पंजाब के, और उनके इंटरव्यू करने के बाद पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तो अदालत ने क्या कहा कि पत्रकार का दोष नहीं, आप ये पता लगाओ कि जेल में रह के वो इंटरव्यू कैसे दे रहा था, अधिकारी शामिल थे उसमें, तो पत्रकार की गिरफ्तारी पर, क्योंकि निश्चित तौर पे जब भी कोई बड़ा घोटाला होगा तो सिस्टम तो छिपाने की कोशिश करेगा और अंदर से पत्रकार उस खबर को निकाल के लाएगा। तो महेश लांगा ने, अगर देखा जाए तो इतना बड़ा घोटाला 30 साल के लिए अडानी को जो पोर्ट दिए गए थे उनको 75 साल कर दिया आपने, और वो भी कर दिया तब जबकि एक उसके लिए नियमित संस्था है जो ये अप्रूव करती है, उस संस्था ने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बावजूद मुख्यमंत्री ने उस फाइल को मंगाया और उसको अप्रूव कर दिया। 50 साल से ज़्यादा लीज पर दिया ही नहीं जा सकता था इन पोर्ट्स को, 75 साल के लिए दे दिया, मतलब 30 था, अगर बढ़ता भी नई शर्तों के साथ में तो भी 50 साल तक जाता, 75 साल कर दिया गया। आप क्या याद कीजिए, गोड्डा वाले मामले में, झारखंड वाले में मैंने आपको बताया था कि जो बिजली बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो रही है उसका जो पावर प्लांट लगाया गया है, उस प्लांट को जहां लगाया गया है उस जगह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ घोषित कर दिया गया, जबकि SEZ घोषित होने का मतलब ये वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री लगें, एक ही कारखाने पे घोषित कर दिया गया और इसके कारण अडानी जी को टैक्स कम देना पड़े, ये किया गया। लोग कहते हैं ना कि तुम बन जाओ अडानी, लोग कहते हैं ना कि तुम अंबानी अडानी से क्यों जलते हो। अंबानी अडानी को, टाटा बिरला को भी पहले बहुत प्रिविलेज दिए गए, लेकिन इस तरह के प्रिविलेज कि टैक्स चुरा लो, 30 साल का 75 साल कर दो, टैक्स छूट के लिए उस एरिया को SEZ घोषित कर दो, इस तरह के लगातार कोयला खरीद रहे हो तो उसमें वो घुमा फिरा के जो है कोयला अपनी कंपनी को बाहर बाहर बेच के महंगा करके यहाँ पे 10 गुना करके बेचा जा रहा है। ज़्यादा प्रज्वलनशील कोयले का दाम लेकर घटिया सस्ता वाला कोयला तमिलनाडु के पावर कंपनी को टिका दिया जाता है। ये धुरंधर, एक तरह से देखा जाए तो ये जितने मामले आ रहे हैं इसमें देश को चूना लगाया जा रहा है, सरकार को चूना लगाया जाए। ये मामला नहीं है कि एक उद्योगपति अमीर बन गया तो लोग उसको लेकर वो कर रहे हैं, या वो मोदी जी का दोस्त है तो इसका क्या कसूर है ना। मामला सिर्फ ये है कि वो व्यक्ति, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत सीरियस हैं। अब इस मामले में आप सोचिए कि जो एक संस्था है जिसका काम है ये तय करना, उस संस्था को दरकिनार कर दिया, और ये हजारों करोड़ रुपए का मामला हो गया ना, थोड़ा बहुत मामला तो हुआ नहीं। और स्पोर्ट को लेकर बहुत सारे विवाद, चीन वाला विवाद मैंने बताया, लगातार आते जा रहे हैं। और ये जो है महेश लांगा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसे 8 अक्टूबर 24 को गिरफ्तार किया गया, अभी 8 तारीख को। इसके बाद से लगातार बहुत चिंता में है देश भर के पत्रकार। मैंने अभी 2 वीडियो बनाए मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के, किस तरह से पत्रकारों के घर पे एक रकम पहुंचाई जाती थी, ऐसी एक सूची वायरल हुई। उसको देख के मैंने उसमें बार बार कहा कि इस सूची को सही मान के मैं ये घोषित नहीं कर सकता कि सारे पत्रकार चोर होते हैं या सारे पत्रकार सरकार से पैसे लेते हैं। हो सकता है इस सूची में नाम गलत भी हों, हो सकता है कुछ लोगों को फंसाने के लिए नाम डाल दिए गए हों। तो लोगों ने ये कहा कि भाई वो तो 100% सही सूची है, आप इस मामले में क्यों उनका पक्ष ले रहे हो। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा था, मैं महेश लांगा जैसे लोगों का पक्ष ले रहा था, जिनको अगर मैं उस खबर को उसी तरह से मान लेता तो मैं इनके ऊपर भी संदेह के बादल खड़े कर रहा होता, और अगर इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है तो मैं बोल रहा होता कि हाँ किया होगा। आपके दिमाग में यही आता ना। लेकिन एक बात सोचिए कि एक आदमी इतनी बड़ी बात निकाल के लाए 30 साल के लिए, और उसको गुप्त रखा गया है। बोर्ड ने ठुकरा दिया। भाई कोई बोर्ड कोई फैसला लेता नहीं लेता, अखबार में खबर आती है ना, उसको गुप्त कैसे कर दिया, और मुख्यमंत्री ने उसको अप्रूव कैसे कर दिया। और वो कागज जो पत्रकार निकाल लाया वो जेल में क्यों होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर मुकदमे ऐसे लगा दिया और ईडी को लगा दिया। अब ईडी लगाया तो पीएमएलए लग गया, और पीएमएलए लग गया मतलब अब जमानत को तरस जाओगे, सड़ा देंगे जेल में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर के ऊपर सवाल उठाया। यह है जो इस देश में हो रहा है। मैंने कहा ना कि दिवाली कुछ लोगों की मन रही है, तो इन लोगों की तो दिवाली मन रही है, और उसकी नरक 14 से महेश लांगा की, जो इस वक्त जेल में है। इस मामले में 14 स्थानों पर छापे मारे गए, 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जीएसटी मामले में, और आरोप है कि फर्जी दस्तावेज का उपयोग करके कंपनी बनाई
लांगा ने और गड़बड़ किया, जिसमें कंपनी में उसकी वाइफ का नाम था। फर्जी दस्तावेज इसने तैयार किए या किसी और ने कर दिए, कोई नहीं जानता। फर्जी दस्तावेज क्या जैसे झूठे सबूत प्लांट किए जाते हैं, क्या एजेंसीज ने लांगा को नापने के लिए बना दिए? क्योंकि असली दस्तावेज हो, दस्तखत हो, कुछ चीज़ों समझ में आता है। और इसी तरह से उनकी रिपोर्टिंग के कारण ये बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देशभक्त की जर्नलिस्ट जो फैकल्टी है वो इस पर चर्चा कर रही है और कह रही कि भैया इतना बड़ा मामला। तो कुल मिला के ये इतना बड़ा एक केस है जो हमको बताता है कि खुल्लम खुल्ला मामला है। अगर टैक्स कम दे रहे हैं, इस पे जिसने सवाल उठाया वो सारे अधिकारियों को हटा दिया गया। जिस बोर्ड ने कहा कि भैया आपने कैसे लीज बढ़ा दी, उस बोर्ड को ओवर रूल करके सीएम ने कहा मेरी पावर है, जाओ 75 साल के लिए जी ले अपनी ज़िंदगी। यानी जो पोर्ट अडानी साहब ने, जो 3 पोर्ट 30 साल के लिए हासिल किए थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने 75 साल के लिए बढ़वा लिया बगैर 1 रुपया दिए भी। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? अब आप कहेंगे कि साहब बात तो सही है, लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि आखिर में बात आती है इलेक्शन पे। चाहे माधवीपुरी बुर्ज का मामला हो, चाहे मामला या कोई भी हो, जनता को पता है कि इन्होंने गड़बड़ की है, जनता उनको हराना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाते हैं। जनता बहुमत में या अल्पमत में, ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप और हम अगर चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो हम वोट के ज़रिए, सरकार जनता कुछ कर सकती है तो वोट से कर सकती है, लेकिन वोट में पता नहीं क्या चमत्कार होता है। देखिए आप हरियाणा में, तो ऐसे तो ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो मतलब हम एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुतिन टाइप का मामला हो गया, वो कभी चुनाव हार ही नहीं सकता। तो ये पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। शॉर्ट में लंबी स्टोरी को मैंने बता दिया है ताकि त्यौहार के टाइम पे आप ज़्यादा समय तक अगर वीडियो देखेंगे, घर पे डांट भी पड़ सकती है। डांट चारों दिशाओं से पड़ सकती है, बच्चे भी डांट सकते हैं, पार्टनर तो डांटते ही हैं और बड़े भी डांट सकते हैं। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल और ये दीपावली बहुत खुशियों से भरी हो, आपके जीवन से अभाव चले जाएं और आपका जीवन हमेशा सुखमय हो। नमस्कार, जय हिंद।